हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। और यहाँ हम पढ़ रहे थे भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट क्लास में बात की थी रेट लॉ की, ऑर्डर की और मॉलिक्यूलरिटी की। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारी लास्ट क्लास थी उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी आज की क्लास है। आज की क्लास में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करने वाले हैं। और भाई यहाँ से क्वेश्चन 100% यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही वाला है। अब चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले या वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, पर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन एग्जाम में आप समझ लीजिए कि पेपर में छप चुका है। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्लास में इनके ऑर्डर्स की बात की थी। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ऑर्डर क्या होगा? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होगा 1। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, वो सब की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब देखो, जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब यहाँ पे भाई रेट लॉ में जो हमारे एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ रहे थे उनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। मतलब किसी भी तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, वो किसी भी तरीके से हमारे रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगी। एक बार को आप समझ लीजिए, जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। हम क्या लिखते हैं भाई? रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं के और उसके साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं उसका रिएक्टेंट का वैल्यू और यहाँ लगा देते हैं माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका भाई कंसंट्रेशन वैल्यू क्या होगा? जीरो। किसी भी तरीके से ये जो है इसका स्टोइकियोमेट्री, ये कितना भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि कुछ वैल्यूज क्या होती हैं? बिल्कुल जीरो होती हैं, उनका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट क्या होती है? टोटली इंडिपेंडेंट होती है उसकी कंसंट्रेशन से। हम कैसे लिख सकते हैं भाई इसको? हम इसको हमेशा लिखते हैं माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी। और अगर मैं इस माइनस साइन को इधर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इसका हम करेंगे भाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये जो हमें वैल्यू गिवन है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, जब हम क्या करते हैं? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देखो हमने क्या ले लिया भाई? इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया। क्या होगा? देखो ये हो गया भाई डी आर का इंटीग्रेशन और ये हो गया के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं लेते। ये हो गया डी टी का इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आर और ये हो जाएगा हमारा माइनस के टी। तो ये जो फाइनल वैल्यू है ये हमारे पास आती है कब? जब हमारा रिएक्शन कैसा होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे भाई इसके साथ कोई भी एक कंसंट्रेशन है, कोई भी एक कांस्टेंट है सी। अब आप ये सोचो, हमारा कोई रिएक्टेंट है और साथ में एक प्रोडक्ट है। किसी भी टाइम टी पर, पहले होता है टाइम जीरो। जब हमारा टाइम जीरो है तो भाई यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? आर नॉट। जब हमने टाइम कितना ले लिया? टी, तो हमारा आर कितना हो जाएगा भाई? आर टी। अब हम क्या करते हैं? टी की वैल्यू एक बार जीरो पे रख के और एक बार टी टाइम पे हम यहाँ पे इसका रिएक्टेंट वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, जब हम क्या लेते हैं एट टाइम टी जीरो पे, यहाँ पे जब हम इसको लेते हैं तो क्या आएगा? देखो रिएक्टेंट कितना है मेरा? आर नॉट। तो यहाँ पे मुझे पता चला भाई मेरा जो सी का वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा? आर नॉट के इक्वल आ जाएगा। और जब मैं इसको आर टी पे मतलब टी टाइम पे लूंगी तब क्या हो जाएगा? माइनस के टी टाइम है और सी कितना आया है? देखो आर नॉट।
तो मैंने इसको भाई यहाँ पे रख दिया। तो ऐसे क्या हुआ, हम k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं इस k को इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर टी। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो के टी इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आई थी, आर नॉट माइनस आर टी। तो ये हो जाएगा भाई, या तो आप यहां से k भी निकाल सकते हैं और हम यहां से t टाइम भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने k निकाला तो अपॉन में क्या आ जाएगा, t। तो ये आया मेरा लास्ट वैल्यू, किसके लिए आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। और इसका यूनिट हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, क्या होता है यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये इसका यूनिट है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये किसके लिए वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, जब हमारा रिएक्शन कैसा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, तो हम के निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी वैल्यू हमें गिवन है और कुछ भी पूछा है, थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे आएंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है, तो भी आप कर सकते हो। और अगर उसको क्वेश्चन मैथमेटिकल पूछना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज दे देगा सिंपल सिंपल, और एक और वैल्यू आपसे निकाल के पूछ लेगा। ये जो वैल्यू आई है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पूछता है, वो क्या पूछता है, वो भाई इसका ग्राफ बनवाता है। तो हम इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं, कैसे हम इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। आप सबसे पहले चीज देखो, हमारे पास क्या आई है इक्वेशन, ये वाली आई है, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी, ठीक है। इससे हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ हम बनाएंगे आर वर्सेस टी के साथ, ये आर बोल लो या फिर आर एट टाइम टी, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर वर्सेस टी के साथ हम ये ग्राफ बनाएंगे। हमारा इक्वेशन क्या आया था भाई, हमारे पास इक्वेशन आई थी के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। अब आप देखो स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जो y की तरफ है उसको भाई यहीं पे शिफ्ट कर दो, और जो x है उसको यहां शिफ्ट कर दो, बाकी की इक्वेशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगी। तो y क्या है मेरा, देखो r, यहां पे मेरा x क्या है t, और ये हो गया मेरा c, कांस्टेंट की जगह क्या लिखूंगी मैं, r नॉट। अब आप आगे देखो, जैसे देखो y तो है मेरा ये और x है मेरा ये, तो जो m होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा स्लोप, और c क्या होता है, c यहाँ होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन ये ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन जो आ रहा है, इसीलिए ग्राफ हम बनाएंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे। रेट के साथ टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। स्लोप क्या आएगा, स्लोप हमारा आएगा माइनस के। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी 4 ग्राफ देके वो ग्राफ भी बहुत इजीली पूछ सकता है। या फिर आप क्वेश्चन का लेवल समझने की कोशिश करो, क्या करेगा, ग्राफ देके आपको यूनिट पूछ लेगा कि इस ग्राफ के हिसाब से आपका यूनिट कौन सा आएगा। तो आपको क्या पता चलना चाहिए, पहली बात तो कि ग्राफ कौन सी ऑर्डर रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। जब आपको ये पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद यूनिट निकालना तो बहुत आसान काम है। इतनी बात क्लियर है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा मान लो एक टाइम पे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो हम पढ़ते हैं ऑर्डर काइनेटिक्स। जब हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कितने टाइम में वो प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, टी हाफ टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो, द टाइम in which the reactant concentration becomes half of its initial value. For example, A से मेरा प्रोडक्ट P बनता है, ठीक है। किसी भी टाइम T पर, किसी भी टाइम 0 पर इसकी रिएक्टेंट क्या है भाई, मान लेती हूँ मैं X है, ये कितना हुआ 0।
लेकिन किसी भी टाइम कितने पे भाई, टी हाफ पे, ये कितना हो जाएगा x/2, और ये भी कितना हो जाएगा भाई x/2। हाफ टाइम पे उसका इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ होना, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, हाफ। तो इसी को अब हम कैलकुलेटिव वे में करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। और ये क्वेश्चन पता है थ्योरेटिकल में भी पूछ सकता है डायरेक्ट देके, और आपसे डेरिवेशन भी करवा सकता है, तो ये डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए। तो देखो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टी हाफ हो जाएगी, और ये जो हमारा क्या है आर की वैल्यू है, ये कितनी हो जाती है, R0/2। इज दैट क्लियर? आगे सॉल्व करें, ठीक है। R0/2 तो ये हो गया भाई हमारा, यहाँ पे कोई भी चीज ना रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सॉर्टेड है, एकदम सिंपल, 1 बाय 1 स्टेप हम चलेंगे और आराम से हमारे सारे डेरिवेशन हमें अच्छे समझ में आएंगे। देखो R0/2 माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस KT। अब हाफ में से गया तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा विथ नेगेटिव साइन, इज इक्वल्स टू माइनस KT हाफ। ठीक है, ये कितना है, T हाफ। आगे देखो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो T हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो T हाफ की वैल्यू हो जाएगी R0/2K। ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना। देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको टी हाफ की वैल्यू दे देगा, आपसे के पूछ लेगा, आपको के की वैल्यू दे देगा, टी हाफ पूछ लेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, आपको इनमें से कोई भी एक चीज निकालना पूछ लेगा। तो बहुत सिंपल है ना डेरिवेशन। पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक वैल्यू निकाली, उसमें हमने देखा हाफ लाइफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे और टाइम को भी हाफ करके हम टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने पहले ग्राफ पढ़ा था, वैसे ही हम टी हाफ के लिए भी क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे इसका ग्राफ पढ़ते हैं। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे टी हाफ वर्सेस R0 के बीच में। देखो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y क्या है, देखो t हाफ है, ठीक है, m क्या है हमें नहीं पता, पर हमें पता है x क्या है हमारा R0। तो R0 के साथ जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगा हमारा m, स्लोप हो जाएगा, और कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, इसीलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, जीरो से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ क्या होगा, इनिशियल से लेके एकदम कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे टी हाफ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे R0 की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बहुत सिंपल है ना, हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, हाफ लाइफ टाइम वैल्यू पढ़ लिया, दोनों का डेरिवेशन सीख लिया, और दोनों के ग्राफ भी कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर्स की बात करी है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, पहली चीज तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, चाहे हमारे रिएक्टेंट्स में कितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो। मैं ये भी बोल सकती हूँ A प्लस बी प्लस सी से कोई प्रोडक्ट बनता है, और फिर भी क्या हो सकता है भाई, इनका जो टोटल ऑर्डर है मे बी वो भी क्या आएगा, हाफ ही 1 ही आएगा, जैसे कि A, B और C। ऐसा भी पॉसिबल है कि इन तीनों की जो कंसंट्रेशन मिला के हमारा ऑर्डर अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल डेटा पे वैल्यू इक्वेशन फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा स्टोइकियोमेट्री क्या होगा। ये चीज हम जब ऑर्डर पढ़ रहे थे हमने अच्छे से सीख ली है। आगे हम बात करते हैं कैसे हम इसको लिखते हैं, रेट किस पे डिपेंड होती है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे टोटली डिपेंड करती है। अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस dr/dt इज इक्वल टू kr। वापस से वही काम करते हैं, देखो dr अपॉन में r, सारी वैल्यू एक साइड शिफ्ट कर देते हैं और एक माइनस इधर शिफ्ट करके माइनस k dt। अभी तक हमने क्या किया है, dt को इधर लिया है, माइनस का इधर लिया है, और ये जो r है इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों का। ठीक है भाई, इनका हमने करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
तो जब हम इसको क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तब क्या वैल्यूज आती हैं, डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन लेना है, डी आर अपॉन आर इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। साथ में इधर क्या है, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आएगा, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब देखो एल एन आर जब आया इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इसके साथ एक आता है कांस्टेंट जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में एक टाइम जीरो पे और एक टाइम टी पर हमने वैल्यूज निकाली थी वैसे निकालेंगे। टाइम जीरो पे आर कितना होगा, आर नॉट, और आर पे भाई ये आर ही रहेगा। सॉल्व करें आगे, ठीक है। एट टाइम जीरो पर देखो, जब हमारा टाइम क्या है, इनिशियल है, टाइम जीरो है, तो ये सी वैल्यू, तो ये जो सी है किसके बराबर आ जाएगा, एल एन आर नॉट के इक्वल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, एट टाइम टी पे लेना है, लेते हैं, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल एन आर नॉट रख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने रख दिया एल एन आर नॉट। एल एन की वैल्यूज एक साइड शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, ठीक है। आगे देखो, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये डिवाइड में चली जाती है, तो ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन में आर। अब क्या करना है, इसका लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग, तो क्या होगा देखो, के टी इज इक्वल्स टू 2.303। जब हम एल एन की जगह क्या लगाते हैं, लॉग, तो हम लिख देते हैं 2.303 लॉग ऑफ किसका लिया है भाई, आर नॉट और आर का। हम क्या कर सकते हैं, यहां से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, के क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में हो जाएगा टी लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन में आर की कंसंट्रेशन। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये किस चीज के लिए आई है भाई, ये हमारी फाइनल वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। क्या इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। और इसकी यूनिट हमने कल ही पढ़ी थी, क्या आई थी, सेकंड इनवर्स, या हम क्या बोल सकते हैं, टाइम इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यूनिट है, और ये रेट कांस्टेंट या टाइम निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा पूरा डेरिवेशन है। अब क्या पढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप, इसका ग्राफ बनाना है, जैसे हमने किसमें बनाया था, जीरो ऑर्डर और जीरो ऑर्डर हाफ रिएक्शन के अंदर। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो एल एन आर वर्सेस टी के बीच में हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या है भाई, एल एन आर है, और x क्या है देखो, t है, और हमारा इक्वेशन क्या था, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। तो पहली चीज तो क्या है, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, वापस से माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ y और ये हुआ हमारा x। ये क्या है, ये हमारा है कांस्टेंट c। तो वापस से सेम ही ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारे पास एक कांस्टेंट c यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। दूसरी चीज, डिक्रीजिंग क्यों बनेगा, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। बहुत क्लियर है, किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है। किस किस के बीच में है, एल एन आर वर्सेस टी के बीच में। नेक्स्ट ग्राफ आप यहां से पढ़ते हैं, आर वर्सेस टी के बीच में भी हम इस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। देखो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या थी, हमने पढ़ा था के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट। क्या ये हमारी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे देखो एल एन जैसा तो कुछ है नहीं, हमें क्या लेना है, सीधा सीधा आर। तो जब हमने इसका लॉग ले लिया था तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, t इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन में आर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा k आ जाएगा।
अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में है, इस R के बीच में और इस T के बीच में ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमें इसको फिट करना है। तो y क्या है, यहाँ पे देखो r है, तो ये हो जाएगा हमारा r, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y। x क्या है, देखो t है, ठीक है t है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्लोप हमारा हो जाएगा 2.303 अपॉन में k, ये तो हो जाएगा भाई हमारा स्लोप। और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ r नॉट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कैसे डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट का रेट बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किसके साथ घटेगा, टाइम बढ़ेगा, रिएक्टेंट की जो रेट है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज तो हमने कल भी पढ़ी थी जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, और तीनों के ग्राफ्स हमने पढ़ लिए। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन क्या आया, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल्स टू के टी। अब के टी क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये जो आर है ये भी क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा, आर नॉट बाय 2। ये आ गई हमारी हाफ लाइफ के लिए एक बढ़िया सी वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है k इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आप चाहें तो पहले इससे निकाल लो, देखो क्या आएगा, एल एन आर नॉट बाय 2 बचेगा इज इक्वल टू के टी हाफ। अब हमें क्या निकालना है भाई, टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट बाय 2 और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन के। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एल एन आर नॉट बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.693, क्या होगी 0.693 अपॉन में के। ठीक है, ये तो हमने निकाला एल एन वाले फॉर्मूले से, अब हम उस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं लॉग वाले से। तो देखो सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंट यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। टी हाफ 2.303, यहाँ पे क्या है, के है, लॉग ऑफ आर नॉट एज इट इज रहेगा, और जो आर था वो क्या हो गया भाई, हाफ हो गया। ठीक है, तो आगे वैल्यू सॉल्व करो, के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के। अब देखो क्या हो जाएगा, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 होता है 0.3010, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस से 0.693 अपॉन में के। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास यही आएगा। अब यहां देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, टी हाफ की जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से टोटली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ के की हमारे पास वैल्यू आई है। तो टी हाफ की जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ के लिए टोटली इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चलो देख लेते हैं। इसका ग्राफ टी हाफ वर्सेस के लिए एकदम कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है। तो टी हाफ के का ग्राफ तो बहुत सिंपल है, कांस्टेंट ग्राफ बन गया। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखो ये क्या होती हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं गैसियस फेज के अंदर। तो गैसियस फेज के अंदर क्या होता है, जब भी हमें पूरा रिएक्शन किस में दे रखा हो, गैसियस फेज में दे रखा हो, तब क्या करना है, देखो एट टाइम टी कितना है, 0 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो कुछ होगी, लेकिन गैस में हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की। तो ये होता है हमारा, मान लो P1 प्रेशर है, ये क्या है इनिशियली दोनों 0 पर एट टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर, ये जो
P1 है, इसमें से हमने कुछ जो है हटा दिया। कितना हटा? जितना भी इसमें से कम हुआ उतना ही हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ अब हमारा P टोटल क्या होगा? देखो P टोटल कितना होगा, जो भी हमारा टाइम T पर बना हुआ है, P1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा P टोटल, इसकी वैल्यू क्या आई? P1 प्लस एक्स। यहां से आप ये देखो x कितना आया? P टोटल माइनस P1। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखते हैं अभी कहाँ हमें काम आती है। ठीक है, आगे सॉल्व करें। अब यहाँ हमें क्या निकालना है? वापस से k निकालना है। k के लिए क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ, अब लॉग किसका लिखते हैं? इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। तो यहां क्या लिखेंगे? इनिशियल प्रेशर अपॉन में फाइनल प्रेशर लिखेंगे। अब देखो इनिशियल प्रेशर क्या है आपका? P1 है, ठीक है, तो लिख दो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ, क्या है? लॉग ऑफ P1। अब देखो फाइनल प्रेशर क्या है आपका? P1 माइनस एक्स। ये आपका फाइनल प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। तो इनिशियली भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे और फाइनली भी हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की ही बात करेंगे। हमें इस कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट कितना है? देखो P1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, तो रखते हैं P1 माइनस ऑफ PT माइनस P1। के क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ P1 माइनस 2, देखो PT इधर आ जाएगा नेगेटिव में और ये P1 हो जाएगा टोटल पॉजिटिव, 2P1 माइनस P टोटल। ये सारी वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। कब? जब हमारा इक्वेशन गैसियस फेज में गिवन होगा। तो हमें गैसियस फेज में निकालना भी आना चाहिए। गैसियस फेज में सिर्फ प्रेशर की जो कंसंट्रेशन है वो मैटर करती है। अब इस वैल्यू को, आपको इस इक्वेशन को रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमने हर चीज का डेरिवेशन बहुत क्लियरली पढ़ा है। तो डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है और यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये क्या होती है? बायोमोलिकुलर रिएक्शंस following the rate equation of the first order reaction are called pseudo first order reaction। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं ये, लेकिन फिर भी हम इन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इनकी मॉलिकुलरिटी तो क्या होगी? 2, लेकिन इनका ऑर्डर कितना होगा? 1। कैसे होगा और क्यों होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये किसका एग्जाम्पल है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का है। अब क्यों है? बात सुनो। ये हमारे पास केन शुगर का फॉर्मूला होता है और ये जो केन शुगर है इन दो मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाती है? मिल जाती है। जब इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट मिलती हैं। अब यहाँ देखो इसकी मॉलिकुलरिटी तो कितनी है? एक ये और एक ये, 2 मॉलिकुलरिटी हो गई। लेकिन यहाँ जो वाटर है, मतलब हम यहाँ पे 2 कंसंट्रेशंस लेते हैं, एक कंसंट्रेशन को बहुत हाई अमाउंट में और एक को बहुत मिनिमम अमाउंट में। तो जो मिनिमम वाली है वो उसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी की वजह से इसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर। और सूडो का मतलब क्या होता है? झूठ, दिखावा। तो हमें दिखता तो कैसा है? क्या पता ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, लेकिन ये होती कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनकी मॉलिकुलरिटी क्या होती है? 2 होती है। इज दैट क्लियर? ये हो गया। देखो इसकी कंसंट्रेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केन शुगर की जो कंसंट्रेशन है उस पे ही इफेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एसिड कैटेलाइज्ड ईस्टर हाइड्रोलाइसिस, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में गिवन है और क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये क्या है हमारे पास?
एस्टर है। हमने इसमें वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलाइसिस करवाया, हमें क्या मिल गया, एसिटिक एसिड और अल्कोहल यहाँ से मिलता है। इनिशियली हमने इसको कितना मोल लिया, 0.01 मोल लिया और ये हमने 10 मोल्स ले लिए। इनिशियली ये बात है, जब एट टाइम टी पर ये पूरा खत्म हो चुका है, पूरा हाइड्रोलाइसिस हो चुका है इसका कंप्लीट, और ये कुछ अमाउंट में बने हैं। कितना बना है, जितना ये था 0.01 मोल था, तो ये भी कितना बनेगा 0.01, ये भी कितना बनेगा 0.01। पर ये देखो इसका कंसंट्रेशन कितना हाई है, इतना हाई कंसंट्रेशन है कि इनकी वैल्यूज के तो आसपास भी नहीं है। तो क्या होगा, इतनी हाई कंसंट्रेशन की वजह से हम इसको कैलकुलेशन में ले ही नहीं पाते हैं, कंज्यूम ही नहीं करते हैं, इसीलिए इसको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। एंड दैट्स वाई हमारी जो रिएक्शंस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 2 होगी। देखो यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे जो है मैटर करता है। तो आज की क्लास में हमने कितने सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स गैसियस फेज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे, मतलब आज की क्लास में तो कुछ भी चीज मिस करने जैसी नहीं है। डेरिवेशन भी आता है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है, यूनिट बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी यूनिट का क्वेश्चन उठ के आता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के बाद हमारे पास एक और लेक्चर बचेगा, उसको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।